तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल रहा। बी ऑप्शन है एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। सी ऑप्शन कह रहा है आपका प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। हम बात करेंगे जब बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में कथन यह होगा कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी होगी? मेरा विद्यालय, मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र या मेरा पड़ोस की बात करेंगे। सभी मेरे प्यारे मित्र कमेंट करें। हर एक भाई बहन है गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट की जॉब पाना, गवर्नमेंट टीचर बनना, नोट करें। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, स्कोर करें, फीडबैक करें। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु या थीम सबसे अच्छी होती, वह हमारा ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, मेरे परिवार की बात कर रहे हैं, माई फैमिली। क्या हो जाएगा दोस्तों? माई फैमिली की बात कर रहे हैं। सभी नोट करें। जी हाँ, क्योंकि नर्सरी कक्षा में क्या होता है, बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। इसलिए आपका माई फैमिली मेरे परिवार की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। समूह गतिविधियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए या सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। तो प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आपको जो है विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर है, आपकी स्क्रीन पर है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें, कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें और सपोर्ट करते रहें टीटी परिवार, अपने परिवार, शिक्षकों के परिवार को। एक बच्चा जो ग्रसित है या ग्रस्त है वह सा को वाज लिखता है, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। ये बहुत बार आपके टीटी एग्जाम में रिपीट हुआ है और ऐसा प्रश्न आता है। यहाँ पे शब्द आपके ठीक है दूसरे बदल सकते हैं, लेकिन प्रश्न इसी टाइप का रहेगा। नहीं, बच्चा किससे ग्रस्त कहलाएगा? जो शब्दों में अंतर न कर पाए। डिसलेक्सिया से शब्द जम्बलिंग विकार, डिसलेक्समिया की बात करेंगे, ठीक है, या हम डिसमोर्फिया की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें। एक ही नाम आता है, हम बात कर रहे हैं डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं। जी हाँ, डिसलेक्सिया एक प्रकार का मानसिक रोग होता है जिसमें अक्षरों के क्रम का ज्ञान कम होता है, अक्षर का क्रम का जो है ज्ञान कम होता है। देखिए प्रश्न आ सकता है, ऐसा विकार बताइए, ऐसा मानसिक रोग बताइए जिसमें बच्चे जो होते हैं अक्षरों के क्रम को ज्ञान कम कर पाते हैं, वह हमारा डिसलेक्सिया की बात करेंगे। इससे क्या होता है, बालक शब्द के अक्षरों का क्रम अंतर नहीं कर पाता, शा को के स्थान पर वाज लिख सकता है, ठीक है, तो क्रम सही न कर पाना, हम डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होती है, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, या समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। सभी कमेंट करें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह की बात करेंगे? एक ही ऑप्शन आएगा, वह समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। सभी कमेंट करें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्यारे मित्र, आई होप वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट अपने आप में सर्वोपरि है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। बात करेंगे छठवें प्रश्न की। सभी कमेंट करें। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी के बारे में यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं या अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं।
तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं? ऑप्शन नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं? डी की बात करते हैं। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होंगे वह अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यानी वह स्वयं खुद निर्णय ले सकते हैं, वह प्रतिभाशाली विद्यार्थी की बात करते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं: प्रतिक्रिया, क्रियान्वय, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण, पूर्वक्रमण। अब इनको क्या है, सही क्रम में आपको बैठाना है कि कौन सा सही क्रम में आएगा। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में कौन से चरण आते हैं? देखिए, आपको ध्यान देना है। पहला चरण हमारा क्या आएगा? पूर्व प्रक्रमण आता है, इसके बाद श्रेणी क्रम आता है, इसके बाद प्रतिक्रिया चयन आता है, इसके बाद प्रतिक्रिया क्रियान्वय, यानी उल्टा लेना है। का खा गा से न लेके घा गा, ठीक है। हमारा पहला आ जाएगा घा, दूसरा आ जाएगा गा, तीसरा आ जाएगा खा और चौथे नंबर में प्रतिक्रिया। यानी हम पूरा डिटेल के साथ समझाते हैं। देखिए, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत का चरण निम्नवत होगा। पहला होता है पूर्व प्रक्रमण, दूसरा होता है श्रेणी क्रम, श्रेणीकरण, तीसरा होता है प्रतिक्रिया चयन और चौथा होता है प्रतिक्रिया क्रियान्वय। यह आपके टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। 8वां प्रश्न है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः दिया गया है। यानी जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं होती हैं वह सामान्यतः औसत से श्रेष्ठ बुद्धि उपलब्ध वाले बच्चों में पाई जाती है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, या उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। देखिए, सीखने संबंधी निर्योग्यता अगर हम ऑप्शन देखें, जो बेस्ट ऑप्शन होगा कि यह उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। सीखने संबंधी निर्योग्यताओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है और सीखने संबंधी नियोग्यताएं जो होती हैं सामान्यतः उन बच्चों में पाई जाती है जिसके विशेषतः पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। 8वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास शिक्षा शास्त्र में ऐसा 1-2 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसमें टाइम भी ज़्यादा हमें लगता है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में असमर्थ कर रहा है तो वह परिप्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, अब देखिए प्रश्न को समझेंगे। यानी मोनिका एक, आप मान लीजिए आप शिक्षिका हो गई, ठीक है, आप में से कोई शिक्षिका आपका नियुक्त होगी, आप मोनिका मान लीजिए, या आप शिक्षिका हैं, एक गणित की शिक्षिका हैं, और एक ही बालिका राधिका से प्रश्न पूछती है, राधिका उत्तर नहीं देती है। फिर आप तुरंत एक मोहन बालक है उससे प्रश्न पूछती है, वो भी आपको लगता है कि ये भी महसूस होता है कि ये भी बताने में कर रहा है लेकिन संघर्ष कर रहा है, पता है लेकिन संघर्ष कर रहा है, टक टक बता रहा है। फिर उसमें क्या, उस सरल शब्द कर देते हैं, प्रश्न को बदल देती हैं थोड़ा सा। तो ये प्रवृत्ति आप शिक्षिका की यानी मोनिका की प्रवृत्ति ये कैसी होगी, मतलब इस तथ्य में पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने की योग्य नहीं है, या अपने सवाल का प्रातः थोड़ा घबरा रही है, या मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को होगा, या राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही। तो देखिए सभी लोग जानते हैं कि देखिए जब राधिका को भी यहाँ पे कुछ सरल शब्द कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मोहन को जो किया गया, मतलब यहाँ पे मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर मेल फीमेल की बात कही गई, लड़का लड़की की बात आ गई, तो यहाँ पे रूढ़िबद्धता किया गई, लिंग भूमिका की बात की जाए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, क्योंकि मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, जिससे शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है, तो इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। और लिंग का सभी लोग जानते हैं, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में नेगेटिव शब्द, नेगेटिव वर्ड माना जाता है, नेगेटिव लाइन मानी जाती है, नेगेटिव नकारात्मक ऑप्शन माना जाता है। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित में से ध्यान रखता है सिवाय विद्यार्थी की क्षमताएं के, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं के, विद्यार्थियों की त्रुटियां के, या विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां के। देखिए एक आपको बात ध्यान देना, हमेशा एक बात देखिए, सीखने के लिए आकलन की निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसके सिवाय, देखिए विद्यार्थियों की क्षमताओं का ध्यान रखता है, विद्यार्थियों की त्रुटियों पर, उनकी अधिगम शैलियों पर, लेकिन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता है, ठीक है। तो किसके सिवाय, ऑप्शन नंबर बी के सिवाय सीखने के आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, सारी बातें आपकी क्लियर होंगी।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। तो 1 वर्ष के बाद उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना होगी? यानी कि एक भाई हैं जिनको एक निर्धन परिवार ने गोद लेता है, एक धनी परिवार। तो दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। ये धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ये सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। या हम बात करेंगे निर्धन परिवार वाले लड़की की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का जो अधिक अंक प्राप्त करेगा। हम ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति होती है बुद्धि IQ लेवल की बात करेंगे, बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? दौड़ना, लिखना, चढ़ना, फुदकना। ये बहुत बार रिपीट हुआ आपके रीट एग्जाम में। सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण। देखिए सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण हमारा कौन सा हो जाएगा? हम लिखने की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? लिखने की बात कर रहे हैं। लिखना सूक्ष्म गति कौशल का यहाँ पर उदाहरण एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला प्रश्न है वाइगोस्की के सिद्धांत का क्या निहितार्थ है? सभी लोग लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहे टीटी परिवार को। जी हाँ, माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना कि आपका सिलेक्शन हो। और जो सीडीपी में आपने टारगेट रखा है कि भैया 30 में से 25 प्रश्न तो लाना ही लाना है, अनिवार्यता है सभी को, तभी सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि होगा। तो वाइगोस्की के सिद्धांत निहितार्थ दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, दान कार्य देना चाहिए या प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया? प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से ध्यान कार्य देना। ठीक है, और प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। यह सहयोगात्मक समस्या समाधान की बात करते हैं। तो वाइगोस्की के सिद्धांत निहितार्थ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर हम डी की बात कर रहे हैं, सहयोगात्मक समस्या समाधान की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपके जो वाइगोस्की है इन्होंने कहा है कि ज्ञान जो बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान जो होता है विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तु, औजार, किताबें, मानवीय निर्मितताओं इत्यादि आदि समुदाय जिनमें व्यक्ति रहता है उसमें वितरित होता है। और ये सिद्धांत हमें सुझाता है कि दूसरों के साथ अंतर्क्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप में श्रेष्ठ होती है। अगला प्रश्न है किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुष्टता और स्वयं से सरोकार होकर बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव या जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव करेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। किशोर का अनुभव कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, दुश्चिंता और स्वयं में सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। अब देखेंगे 50 नंबर प्रश्न, इसके बाद 15वां प्रश्न है। 15 प्रश्न और बचेंगे आपके लाजवाब प्रश्न, क्योंकि आपको पता है आपके सीडीपी में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रैक्टिस सेट में भी 30 महत्वपूर्ण लाजवाब प्रश्न आपको कंबाइंड किया गया है। कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है डिस्थीमिया होता है, डिसकैलकुलिया होता है, डिसलेक्सिया होता है या डिसमाफिया होता है। सभी प्यारे में कमेंट करें, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में सामान्यतः होता है। कमेंट करें, फीडबैक करें। शारीरिक रूप से सक्षम, जो बच्चे शारीरिक रूप से सक्षम होते हैं उनमें क्या हो सकता है? देखिए एक ही ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, ऑप्शन नंबर डिसमाफिया की बात कर रहे हैं। अर्थात डिसमाफिया जो होता है यह कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में समानतः पाया जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चे लिखावट या समझने की क्षमता पर इसमें थोड़ा बहुत असर पड़ता है। अगला प्रश्न, आंशिक पुनर्बलन की बात करेंगे कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होता है। देखिए आंशिक जो पुनर्बलन होता है दोस्तों नोट करें, आंशिक पुनर्बलन जो होता है यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। यानी सतत पुनर्बलन जो है आंशिक पुनर्बलन से कम प्रभावी होता है और सतत पुनर्बलन के आपका आंशिक पुनर्बलन जो होता है वह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तो दोनों प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर है, नोट करें। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देंगे? अनुशासित आपके स्वभाव को देंगे, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को देंगे, परीक्षण करने की प्रवृत्ति देंगे या स्मृति की बात कर रहे हैं।
एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बनेंगे, नियुक्त होगी, आप अपने आप को शिक्षक मानिए और वहां पे सोचिए कि एक सशक्त विद्यालय में आप एक शिक्षक अध्यापक अध्यापिका है तो आप किस योग्यता को सर्वाधिक बढ़ावा देंगे। हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति की बात करेंगे। ये सशक्त, एक ऐसा विद्यालय जो सशक्त विद्यालय है और आप एक अध्यापक अध्यापिकाएं हैं तो आप जो है ऐसी योग्यता जो सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक आप बढ़ावा देंगे। जी हाँ, बात करेंगे अगले प्रश्न की। 18 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया, ये देख लेते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको पता है कि इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जी हाँ, प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है। देखिए, जो ऐसा विषयी अनुदेशन जो अंतः होता है, अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ क्या होता है कि वह पाठ योजना बनाने और गतिविधि में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। यह विद्यार्थियों के सीखे गए ज्ञान बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने, सामान्यीकृत करने का अवसर दिया जाता है। यह प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता होती है, जिससे शिक्षक की भूमिका होने की संभावना हो। यह हम बात कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी की। देखिए, ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। अंतः विषयी अनुदेशन सर्वोत्कृष्ट लाभ यह होता है, जो अंतः विषयी अनुदेशन होता है उसमें क्या होता है, विद्यार्थी को सीखे गए ज्ञान बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने की सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। तो आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके समझ गए होंगे। अब बात करते हैं 80 नंबर के बाद हम 19 क्वेश्चन की बात करेंगे। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी कमेंट करें, फीडबैक करें। प्रश्न क्या दिया गया है स्क्रीन पर नोट करें। प्रश्न है दोस्तों कि वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है, निष्पादन परिहार अभिविन्यास होता है, कार्य परिहार अभिविन्यास होता है या नैपुण्यता अभिविन्यास होता है। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखते हैं, किसकी? समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा रखते हैं। हम बात कर रहे हैं निष्पादन उपागम अभिविन्यास की बात कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। जिन शिक्षार्थी के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। आइए देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पर है, सभी नोट करें कि शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने में। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना या मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराना या मुक्त खेल के लिए समय देना। तो शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना। किसके अलावा मजेदार बना? बाकी सभी मजेदार बना लेकिन एक मजेदार नहीं बना, वो हम ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना, इसके अलावा सारे मजेदार होंगे। ठीक है, बी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, इसके बाद पता है 10 प्रश्न और बचे हैं आपके। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई, जो भाषा की अर्थ में अगर सबसे छोटी इकाई समझे हम, जैसे हम आपके शब्दों में वर्णों में, ठीक है, जिस शब्दों में सबसे छोटी इकाई वर्ण होता है, जैसे का हो गया, खा हो गया, ठीक है, शब्दों में सबसे छोटा हमारा वर्ण होता है। इसी प्रकार भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई रूपम, स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान या वाक्य की बात करेंगे हम, ऑप्शन नंबर बी स्वनिम की बात करेंगे। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई हम बात करें, ऑप्शन नंबर बी स्वनिम की बात कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, स्वनिम बोलचाल की भाषा के उच्चारित रूप की वह न्यूनतम विशेषता है जिसके द्वारा किसी कही गई बात का या कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। स्वनात्मक दृष्टि से जो है किसी भाषा में बोली में समान स्वरों के समूह को वितरण का एक ढांचा होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है, सिवाय विविध तरीकों के सीखने का आकलन का किया जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से संबंधित नहीं है, यह बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है या विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है।
देखिए बहुबुद्ध सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है शिवाय, देखिए जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है इसके सिवाय जो है बाकी बहुबुद्ध सिद्धांत विविध तरीकों को सीखने के आकलन किया जा सकता है। बहुबुद्ध सिद्धांत संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्ध से संबंधित नहीं है। बहुबुद्ध सिद्धांत जो होता है निहितार्थ देता है कि विषयों को भिन्न तरीकों को प्रस्तुत किया जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी के बाद जो है ये किसी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित नहीं होता है और बहुबुद्ध में विषयों को भिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, या लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि या बाह्य कारक की बात कर रहे हैं। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? वह हमारा ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? ऑप्शन नंबर हम सी की बात कर रहे हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर लेते तो आपकी फिर व्यक्तिगत जो संतुष्ट होती है, आपका लक्ष्य है गवर्नमेंट टीचर बनना, जब आप अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे, तब आपको वह व्यक्तिगत संतुष्टि कहलाएगी। आपको कितनी खुशी होगी आप सोच भी नहीं सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बुद्धि लब्धांक जो होता है, या हम IQ की बात करते हैं, निम्नलिखित सामान्यतः जो है रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। उच्च शैक्षणिक निष्पादन से, मध्यम से कम या पूर्ण की बात करेंगे। तो बुद्धिलब्ध जो समानतः किस शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है? तो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? उच्च शैक्षणिक निष्पादन की बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे। उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। एक प्रश्न आपको पता है IQ से जरूर आता है कि 16 वर्षीय बच्चा की बुद्धिलब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी? देखिए IQ बराबर हम सभी लोग सूत्र जानते हैं, MA ऑफ CA, मानसिक आयु बटे जो उसकी वास्तविक आयु हो, मल्टीप्लिकेशन 100 कर देना है। मतलब IQ कितना दिया गया? 75 बराबर 16 वर्षीय बच्चा है, ठीक है, यानी मानसिक आयु हमें निकालना है, MA निकालना है हमें, और वास्तविक उसकी 16 वर्ष दी गई है, और मल्टीप्लिकेशन 100 कर लेंगे। अब ध्यानपूर्वक देखिए, MA का गुणा 100 से होगा, 16 का गुणा 75 से होगा, यानी 16 गुणे 75 बटे 100 बराबर MA, मानसिक आयु, मेंटल एज। अब यहाँ पे करिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 75 है तो 25 से भी काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? 25 3 75, 25 चौको 100 कर देंगे, और 4 एक कम 4, 4 चौक 16, और 4 गुणे 3 कितना जाएगा? 12 की बात करेंगे। और 12 कहाँ पर है? 12 हम ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहे हैं। आइए देखते दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जरूरी होना चाहिए, अन्य शिक्षकों का समावेशन होना चाहिए, विद्यार्थियों का समावेशन होना चाहिए, अभिभावकों का समावेशन होना चाहिए, या विद्यार्थियों के बहिष्करण की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय यह जरूरी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, विद्यार्थियों का समावेशन। जब विद्यार्थियों के, देखिए आप प्रश्न को समझिए, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन, जब आप अध्यापक अध्यापिका किसके लिए पोर्टफोलियो का चयन कर रहे हैं? विद्यार्थियों के लिए कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों का समावेशन उसमें होना जरूरी होना चाहिए, बी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। अगर आपको सफल समावेशन करना है तो उसके लिए संवेदनशील बनना आवश्यक है, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी, या क्षमता संवर्धन की बात करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, सफल समावेशन को बनाना है या बनना है तो निम्नलिखित के पृथक्करण की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? पृथक्करण का, क्योंकि सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक हो, सिवाय पृथक्करण के। यानी किसके सिवाय? सफल समावेशन निम्नलिखित को आवश्यकता होती है सिवाय, तो सिवाय पृथक्करण, अलग अलग। पृथक्करण मतलब क्या होता है? अलग अलग। संवेदनशील बनना आवश्यक होता है, अभिभावक की भागीदारी आवश्यकता होती है, क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है, लेकिन पृथक्करण नहीं होता, तो पृथक्करण के सिवाय होगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे। आइए ध्यानपूर्वक देख लेते हैं, 2-3 प्रश्न और दिए गए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका क्या हो सकता है? देखिए विद्यालय है, एक अध्यापक अध्यापिका है आप लोग, आपको लिंग भेद से बचना है, तो उसके लिए सर्वोत्तम तरीका, बेस्ट जो होगा तरीका की बात करें, क्या होगा? बेस्ट ट्रिक कौन सी होगी? कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, या पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना,
या विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम और बनाना और कड़ाई से उनका पालन करना, या संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। तो एक ही बात आपको ध्यान देना, हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे कि लिंग भेदभाव से बचना, तो उसका बेस्ट जो तरीका होता है, बेस्ट ट्रिक यही है कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना। नोट करें, अगला प्रश्न है, इसके बाद अंतिम प्रश्न है मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट बाल विकास शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे बाल विकास प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे प्रैक्टिस सेट आप लोग अटेंड कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं, अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और एग्जाम के पहले प्रिपरेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है प्रैक्टिस सेट अटेंड करना। इससे आपका टाइम भी मैनेजमेंट होता है और आपकी क्या है, आपका अनुभव भी मिलता है आपकी तैयारी का। तो शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। यानी जो शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, यह होशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अनुगमन करता है। यह सार्वभौमिक धारण की बात करेंगे, रिटेंशन की बात कर रहे हैं, सुनिश्चित करता है। देखिए, शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों के निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन जो है, यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अंतिम प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का, बाल विकास शिक्षा शास्त्र की बात करेंगे। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। आवासीय विद्यालय खोलना, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, या विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों में बच्चों को लेकर जाए, या बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये दिया जाए। आप क्या करेंगे। देखिए, विद्यालय अगर में बच्चे जो है नियमित रूप से उपस्थित रहें, वंचित बच्चे जो होते हैं डेली नहीं आ पाते, उनको प्रोत्साहन करने के लिए उनके लिए क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सभी लोग कमेंट करें। इन चारों में से कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा। देखिए, पैसे देना ये तो नेगेटिव होगा, व्यक्ति को चुनना ये भी मुझे लगता नहीं है सही होगा, विद्यालय आने की अनुमति ना देना ये भी है, तो ये क्या होगा, आवासीय विद्यालय खोल देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बेस्ट सजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास, ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके फीडबैक करके जरूर बताएं, और ऐसे क्लासेस बेस्ट तैयारी के लिए कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है टेलीग्राम। तो आई होप सभी प्यारे में वीडियो को लाइक शेयर कर दिया होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।